हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे हमारे एग्जाम की दृष्टि से, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में। आइए देखते हैं पहला आर्टिकल। आज शिवाजी महाराज के बारे में एक न्यूज आई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने ऐसे ही लिख दिया है। उस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वनडे एग्जाम के टाइप में आ जाएगा। और इस बारे में कभी हम स्टैटिक वीडियो में आराम से पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे शिवाजी के बारे में पूरा डिटेल में। यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू समझ लीजिए दे दिया मैंने। जन्म इनका 1627 ईस्वी शिवनेर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। इनके माता का नाम जीजाबाई था। इनके संरक्षक जो थे वो दादाजी कोंडदेव थे। गुरु इनके रामदास थे। राज्याभिषेक इनका 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। इनकी राजधानी रायगढ़ थी। इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई थी। जिंजी कर्नाटक में हुई थी इनकी मृत्यु। इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारित की थी? तो इनकी उपाधियां थी छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक, गौ-ब्राह्मण प्रतिपालक। ये इनकी उपाधियां हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु कहते हैं 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि जयसिंह के साथ की थी। जयसिंह जो थे औरंगजेब की तरफ से औरंगजेब के नुमाइंदे थे। इस संधि के प्रावधान क्या क्या थे, मतलब संधि में क्या क्या बात कही गई थी? तो इसमें कहा गया था कि जो शिवाजी के पास 23 किले हैं, 23 किले ये शिवाजी औरंगजेब को दे देंगे, मुगल साम्राज्य को दे देंगे, जिनसे लगभग 4 लाख आय हुड़ होती थी, 4 लाख हुड़ आय होती थी प्रतिवर्ष। और उसके अलावा 12 किले जो हैं वो शिवाजी अपने पास रखेंगे, जिनसे 1 लाख हुड़ आय प्रतिवर्ष होती थी। और इसके अलावा शिवाजी अपने पुत्र को औरंगजेब के पास भेजेंगे, औरंगजेब की सेवा में भेजेंगे संभाजी को, और औरंगजेब इनको 5000 का मनसब देगा। ये मनसबदारी व्यवस्था आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। तो 5000 का मनसब देगा ये शिवाजी के बेटे पुत्र संभाजी को। कौन देगा? तो औरंगजेब। ये 2 प्रावधान किए गए थे। इन्हीं के साम्राज्य में, शिवाजी के साम्राज्य में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री थे। अष्टप्रधान करके कई दफा वनडे एग्जाम में और पीसीएस में पूछा गया, कई बार स्टेट पीसीएस में पूछा गया है कि अष्टप्रधान किससे संबंधित हैं, किस साम्राज्य में अष्टप्रधान थे। तो ये आप याद रखेंगे कि शिवाजी के यहाँ पे थे अष्टप्रधान। इनके तहत एक नौसेना का विकास भी किया गया, यानी शिवाजी के पास अपनी नौसेना भी थी। आप देख सकते हैं उस समय शिवाजी कितना आगे थे। जहाँ लोग अपनी थल सेना को लेकर के चल रहे थे, वहीं शिवाजी नौसेना भी बनाए हुए थे। तो ये अपनी नौसेना ये रखे हुए थे ताकि उसके समुद्री अभियान किया जा सके और उसमें सफलता हासिल की जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल है, लद्दाख में सिंधु नदी घाटी की झील के तलछट के रिकॉर्ड से 19 से लेकर के 6000 साल पहले, यानी आज से 19,000 साल से लेकर के 6000 साल पहले तक की जलवायु भिन्नता को समझने में मदद मिली है। ये जो लद्दाख संग्राह क्षेत्र है हमारे यहाँ, उसी में जो सिंधु नदी प्रवाहित होती है। एक्चुअली सिंधु नदी जो है हमारे यहाँ भारत में सिर्फ लद्दाख संग्राह क्षेत्र से ही होकर के प्रवाहित होती है, और अन्यथा इसका सारा भाग जो है पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। पहला पॉइंट है, लद्दाख में सिंधु नदी घाटी से बरामद प्राचीन झील तलछट में छिपे रहस्य 19.6 से 6.1 हजार वर्षों के आखिरी क्षरण के बाद से जलवायु का पता लगाने में मदद की है, जिससे उस युग के दौरान जलवायु परिवर्तन को समझने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी जो है तलछट में जमे जो जमाव थे, ये प्राचीन जो झील थी वहां पे जो जमा हुआ था तलछट का, उससे जो आंकड़े मिले हैं, उससे जो डेटा मिला है, उससे जो तथ्य मिले हैं, उसकी छानबीन करने पे वहां पे जो सबूत मिले थे, उन्होंने 19.6 से लेकर के 6.1 हजार वर्षों के आखिरी क्षरण के बाद से जलवायु का पता लगाने में सहायता की है। इसका जब अध्ययन किया गया तो इसके 19,000 से लेकर के 6,000 साल पहले तक की जलवायु के बारे में जानकारी मिली है। इससे उसके बारे में पता लगाया जा सका आसानी से, कि आसानी से नहीं मतलब पता लगाया जा सका है कि जलवायु कैसी थी, क्या थी उस बारे में। शोधकर्ताओं ने पैलियोलिक जमाव से सहस्त्राब्दी से लेकर के शताब्दी के पैमाने के जलवायु रिकॉर्ड का पुनर्निर्माण किया है और एक ठंडी शुष्क अवधि की पहचान की है। यानी इस बीच जो है एक ठंडी शुष्क अवधि भी आई थी, ठंडा मौसम आया था लेकिन शुष्क था। इसके बाद मजबूत मानसून अवधि आई और बाद में कमजोर मानसून चरण के साथ साथ अंतिम ग्लेशियम मैक्सिमा में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ अल नीनो गतिविधियों में वृद्धि हुई। यानी जो ये लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा था, इसमें अल नीनो गतिविधियों में भी वृद्धि हुई थी, और इसमें एक ठंडी शुष्क अवधि आई थी। उसके अलावा एक मजबूत मानसून अवधि थी और बाद में कमजोर मानसून चरण था। यानी शुष्क ठंडी अवधि के बाद मजबूत मानसून आया, उसके बाद कमजोर मानसून आया, और अब जो उसमें भी अल नीनो गतिविधियों में भी वृद्धि देखी गई थी। ये लद्दाख क्षेत्र जो है हमारा, ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। ये क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक और मानसून फोर्सिंग के बीच एक पर्यावरणीय सीमा बनाता है। इसका स्थान पश्चिमी और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून जैसे वायुमंडलीय परिसंचरणों की विविधता में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आदर्श है। ये लद्दाख के बारे में बात हो रही है, जो इसका स्थान जहाँ पे ये लद्दाख स्थित है, उससे बहुत सारी जानकारी हम हासिल कर सकते हैं पश्चिमी और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में, जो वायुमंडलीय परिसंचरण होता है उसके बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। इस तरीके की बहुत सारी जानकारियां पर्यावरणीय हम यहाँ से लद्दाख से इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं और उसके तहत स्टडी कर सकते हैं, और उसके लिए जो है आने वाले टाइम में उसका फायदा उठा करके इन सारी चीजों को रोका जा सकता है।
इसके अलावा इस क्षेत्र में तलछटी अभिलेखागार बड़ी मात्रा में मौजूद है। अभिलेखागार क्या होता है? जहाँ पे किसी चीज को संभाल के रखा जाता है, किसी चीज का रिकॉर्ड संभाल करके रखा जाता है, उसको अभिलेखागार कहा जाता है। तो तलछटी अभिलेखागार से क्या मतलब है कि जो जमाव रहता है तलछटों का, या जो गाद उद हो गया, इन सारी चीजों का जमाव रहता है, उसी को तलछटी अभिलेखागार कहा जाता है। यानी यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसे अवेलेबल है जिसका अध्ययन किया जा सकता है, जिसके बेस पे हम बहुत सारी चीजों की जानकारी निकाल सकते हैं और आने वाले समय में उसका प्रयोग करके जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को समझने में सहायता मिल सकती है, पर्यावरणीय चीजों को समझने में सहायता मिल सकती है। ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। उनमें से क्या क्या है? तो झीलों में तलछट जमाव है, उनके निरंतर अवसादन दर के कारण लघु और दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन दोनों को प्रमाणित करने में उपयोगी होते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश अध्ययन केवल होलोसीन काल कहाँ तक था? तो पिछले 10,000 वर्षों के आसपास जो है उसी को होलोसीन वर्ग काल कहते हैं। इस पर केंद्रित और पुराने समय पर कम ध्यान दिया जाता है। अभी तक के जो अधिकांश अध्ययन हुए हैं मैक्सिमम उसमें से जो है वो होलोसीन काल को ही लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले के उस बारे में जानकारी हासिल नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। होलोसीन काल कहां से कहां तक माना जाता है? तो पिछले 10,000 वर्षों को होलोसीन काल कहा जाता है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो इसका उद्गम कहां से होता है? तो बोखरचू के निकट हिमनद से होता है, कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित है ये। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसका मुहाना अरब सागर में यानी अरब सागर में गिरती है। तिब्बत में से सिंगी खंबान अथवा शेरमुख कहा जाता है। भारत में केवल लद्दाख में प्रवाहित होती है। अभी ये मैंने बताया था शुरू में ही कि भारत में जो है सिर्फ केवल लद्दाख में ही बहती है, उसके अलावा और कहीं नहीं बहती है। सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत इसके विसर्जन क्षमता का केवल 20% भाग ही प्रयोग कर सकता है और बाकी का 80% पाकिस्तान प्रयोग कर सकता है। यानी सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 में, उसके अनुसार ये तय होता है कि सिंधु नदी का 80% जल जो है वो पाकिस्तान को जाएगा और 20% जो है वो भारत इसका प्रयोग कर सकता है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसको देख लेते हैं। श्योक, गिलगित, शिगार, काबुल, जास्कर, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, कुर्रम, तोची, गोमल, विगोबा और संगर आदि, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। कई बार यूपीएससी के एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी इसकी फलाल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ जो जैसे इंपॉर्टेंट है उसको रख लेंगे याद। श्योक हो गया, गिलगित हो गया, काबुल हो गया, जास्कर, झेलम, चिनाब, रवि, व्यास, ये तो पंचनद के नाम से आप इसको याद रख लेंगे, ये तो आपको याद रह जाएगा। उसके अलावा जो है श्योक, गिलगित, काबुल, इन सारी चीजों को याद रख लेंगे क्योंकि अक्सर यूपीएससी एग्जाम में या स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछ लेता है कि सहायक नदियां कौन कौन सी है, या दाहिने तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई दफा यूपीएससी में पूछे गए आज से पहले। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं सिंधु जल समझौता 1960 के बारे में। इसमें क्या है? तो भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में IWT इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व बैंक भी इस संधि का हस्ताक्षर करता था। एक्चुअली ये क्या था कि विश्व बैंक जो था, वर्ल्ड बैंक, इसी ने मध्यस्थता की थी संधि की, यानी यही दोनों को राज्य करके लेके आया था, इसी ने संधि कराई थी, इसी को कहा गया है विश्व बैंक जो है, इसने भी हस्ताक्षर किए थे। ये संधि जो है तो सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों जिसको पंचनद कहा जाता है, जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब शामिल है, उनके पानी के जो है उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग तथा सूचना के आदान प्रदान का एक तंत्र निर्धारित करती है। यानी ये संधि जो हुई है तो पंचनद प्लस सिंधु नदियों के लिए की गई थी। उसके जो पानी है, उसका जो सूचना तंत्र, उसको बारे में ये संधि है। परम प्रावधान क्या है संधि के? तो साझा जल। संधि ने निर्धारित किया कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाए। यानी यही संधि ये बताती है कि जो सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां पंचनद है, उसका जो जल है उसको भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे बांटा जाए, किस आधार पर बांटा जाए और कितना कितना किसको किसको दिया जाए, कौन सी नदी का पानी भारत को जाएगा, कौन सी नदी का पानी पाकिस्तान को जाएगा, कौन सी नदी का कितना पानी जाएगा पाकिस्तान को और कौन सी नदी का कितना पानी भारत यूज कर सकता है। ये सारी जानकारी जो इसी संधि के तहत हुई है, इसी संधि में लिखा गया, इस संधि के बारे में, इसी संधि को लेकर के चला गया। इसके तहत 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम, इनको जो अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया। यानी बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी रोक टोक के इसको जो है पाकिस्तान यूज करेगा, ये फैसला हुआ था इस संधि में। भारत द्वारा कुछ गैर उपभोग कृषि एवं घरेलू उपयोग को छोड़कर, यानी जो है इसको लेकर के भारत कुछ गैर उपभोग हुआ कृषि एवं घरेलू उपयोगों को लिए इसको थोड़ा बहुत यूज कर सकता है। जैसे कि अभी ऊपर मैंने बताया था कि 20% लगभग इसको भारत को मिलता है। अन्य 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास एवं सतलुज को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था। यानी ये जो 3 नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम में पाकिस्तान को दे दी गई। CJI, चिनाब हो गया, झेलम हो गया, इंडस हो गया। सिंधु को इंडस कहते हो, तो CJI जो है वो पाकिस्तान के पास चले गए। उसके अलावा जो है रावी, ब्यास एवं सतलुज ये भारत को दे दी गई। इसका मतलब है कि जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि शेष 20% जल भारत के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया। ये पॉइंट हम लोग कब से डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस हो चुका है। अस्थायी सिंधु आयोग
इस संधि में प्रावधान था अस्थायी सिंधु आयोग के बारे में। इसके लिए जो है दोनों देशों के अस्थायी आयुक्त मिलेंगे और ये अस्थायी सिंधु आयोग की स्थापना करेंगे। इसकी स्थापना जो है करने के बाद ये आयोग वर्ष में कम से कम न्यूनतम एक बार तो मिलेगा ही मिलेगा, और जरूरत पड़ी तो एक बार से अधिक बार भी मिल सकता है, लेकिन न्यूनतम एक बार इसको मिलना ही मिलना। हालांकि ये अभी इसको सही से लेकर के चल नहीं रहे हैं, इसकी मीटिंग जो है वो हो नहीं रही है काफी टाइम से। ये जो है एक बहुत बड़ा पॉइंट बना हुआ है, मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि ये सही से पाकिस्तान हमारे साथ रिलेशन लेके चलता ही नहीं, अक्सर उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। कभी उनके आतंकवादी जो है जम्मू कश्मीर में गड्ढा खोद करके, सुरंग खोद करके हमारे अंदर आने की कोशिश करेंगे, कभी लोग ड्रोन भेज देंगे। तो इस तरीके के देश के साथ कौन जाएगा यार अस्थायी सिंधु आयोग में, कौन जाएगा इनसे मीटिंग करने। इन लोगों को खुद टैकल करना चाहिए, अपने देश को लेकर के सही से चलना चाहिए, जो वहाँ पे आतंकवादी उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए, नहीं तो फिर से फिर टीएफ की ग्रे लिस्ट में और हो सकता है कि आगे चल करके ब्लैक लिस्ट में भी आ जाए। उससे भी पाकिस्तान की हालत अभी बहुत खस्ता हो गई है। देख रहे देश जो है कगार पे आ गया है कि वो भी दिवालिया घोषित हो जाएगा श्रीलंका की तरह। लेकिन फिर भी इन लोग की हरकतें नहीं सुधर रही, इनको बस हमारी पड़ी, अपनी देख नहीं रहे जाहिल कहेंगे सब। अरे यार अपने देश को लेकर के चलो ना, ये इंडिया के पीछे काहे लग पड़े हो। इंडिया तो अपने लेकर के चल रहा है, इतना अच्छे से विश्व गुरु बनने की राह पे हम लोग अक्सर है। तो आप अपने देश को देखिए। इसी ये वजह है कि जो इसकी कम से कम एक बार मीटिंग होने के, ये लिखा गया इस संधि में कि कम से कम एक बार मीटिंग होनी चाहिए, उसके बाद भी मीटिंग हो नहीं रही है। नदियों पर अधिकार, झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। आईडब्ल्यूटी के अनुलग्न सी में भारत को कुछ कृषि उपयोग की अनुमति है, जबकि अनुलग्नक डी में इससे रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है। रन ऑफ द रिवर क्या होता है, तो जल जो ये नदी का पानी होता है बहता हुआ, उसी के ऊपर जल विद्युत बनाने के लिए जो प्लांट लगाया जाता है उसी को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। तो उसकी भी इजाजत देता है अनुलग्नक डी जो है इसका, और अनुलग्नक सी जो है वो कृषि उपयोग के लिए इसको इजाजत देता है भारत को, जिसका अर्थ है कि पानी के भंडारण की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों देशों के बीच कोई विवाद होता है, कोई मुद्दा होता है, कोई झगड़ा होता है, तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा उसका भी प्रावधान किया गया था इसमें। आईडब्ल्यूटी इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 9 इसके तहत 3 चरण वाला विवाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है। यानी जो आईडब्ल्यूटी 1960 में था उसके तहत विवाद होने पर 3 चरणों वाला विवाद समाधान तंत्र की व्यवस्था की गई थी। दोनों पक्षों के प्रश्नों का समाधान अस्थायी आयोग में किया जा सकता है। ये जो अभी अस्थायी आयोग यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये अस्थायी सिंधु आयोग, इसमें किया जा सकता है, या इसके अलावा इन्हें अंतर सरकारी स्तर पर भी उठाया जा सकता है। जल बंटवारे को लेकर देशों के बीच अनसुलझे प्रश्नों या मतभेदों, जैसे तकनीकी मतभेद के मामले में कोई विपक्ष निर्णय लेने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ क्या है, जो ना तो पाकिस्तान की तरफ से फैसला दे, ना इंडिया की तरफ से फैसला दे, ना इसकी तरफ से, ना हमारी तरफ से हो। ये जो है तटस्थ रहे और जो सही हो अपनी जगह उसके हक में फैसला दे, ना कि पाकिस्तान की तरफ जाकर के फैसला दे या इंडिया की तरफ आकर के फैसला दे। तटस्थ विशेषज्ञ हो, जानकार हो इस चीज का, ये भी नहीं कि किसी को भी उठा करके और उस पर बिठा दिया अपने हक में फैसला लेने के लिए। जो उसका जानकार हो, उस बारे में जानता हो, उससे जुड़ा हो उस फील्ड से, और तटस्थता बनाए रख के उसके ऊपर विश्वास किया जाए। ये नहीं हो कि कोई देश एलिगेशन लगा रहे कि ये जो है आप लेकर के आए हैं, हम उसको नहीं मानेंगे, तो फिर कोई फायदा तो होगा ही नहीं। उसकी नियुक्ति है तो विश्व बैंक से संपर्क कर सकता है। यानी इसको जो है कोई दोनों देश में से, इंडिया और पाकिस्तान में से, इसको कोई अपने से नियुक्त नहीं करेगा। अगर आपको तटस्थ विशेषज्ञ चाहिए तो आप वर्ल्ड बैंक से बात करें, वो ला करके देगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो मध्यस्थ था, तो जाहिर सी बात है कि उसी का हक बनता है इसको सुलझाए। इसलिए उसने ये प्रावधान किया गया था कि अगर ऐसा कोई मुद्दा बनता है तो तटस्थ विशेषज्ञ जो है वो वर्ल्ड बैंक ला करके देगा और आप दोनों को इसका फैसला मानना पड़ेगा। ये प्रावधान इसमें किया गया था। अंततः यदि कोई पक्ष NA न्यूट्रल एक्सपर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, यानी ये तटस्थ विशेषज्ञ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, या संधि की व्याख्या और सीमा विवाद के मामले में मामलों को मध्यस्थता न्यायालय में भेजा जा सकता है। यानी अगर मान लीजिए तटस्थ विशेषज्ञ जो है, न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है, इसने कोई फैसला दिया और मुझे लगता है कि मेरे हक में नहीं है या सही नहीं है, या इसे ये किसी से इन्फ्लुएंस होकर के दे रहा है, ये गलत फैसला दे रहा है, और मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो इस स्थिति में या कोई और सीमा विवाद हो जाता है या अन्य मामला हो जाता है, तो उसको लेकर के मध्यस्थता न्यायालय में भी जाया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है यूरोपीय यूनियन तथा कार्बन टैक्स के बारे में। यूरोपीय यूनियन जो है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र लेकर के आ रहा है, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसके तहत क्या है, तो यूरोपियन यूनियन इसके तहत आयातित वस्तुओं के कार्बन मूल्य पर, यानी जो आयातित वस्तुएं होंगी उसके उत्पादन में कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ है, कार्बन की क्या लागत है, उसी के बेस पे टैक्स लगाएगा। तो इसी के बारे में बात करते हुए यूरोपीय यूनियन के जो पर्यावरणीय मध्यस्थ नेगोशिएटर, उन्होंने कहा कि भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका उद्देश्य जो है वो संरक्षणवादी नीति का पालन करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि कार्बन लीकेज को रोका जाए। और आप यकीन माने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये यूरोपीय यूनियन के जो पर्यावरणीय मध्यस्थ उन्होंने कहा है कि ये आप यकीन माने, ये जो है ये WTO के नियमों के अनुरूप होगा
और अगर उसके अनुरूप नहीं है तो इसमें सुधार किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो बन गया, इसमें सुधार की संभावना बनी रहेगी। ऐसा इन्होंने क्यों कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, भारत को, विशेष भारत को ही संबोधन क्यों दिया? तो उसका उद्देश्य, इसके पीछे उद्देश्य यही था क्योंकि भारत से जो है स्टील, एल्युमिनियम और भी चीजें, वस्त्र, फार्मा, इन सारी चीजें का जो है निर्यात होता है यूरोपीय यूनियन में। तो इससे भारत के व्यापार पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी वजह से इन्होंने भारत को टारगेट करते हुए बताया ये चीज। इसमें एक टर्म आया है कार्बन लीकेज। तो कार्बन लीकेज के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए दो देश हैं, ए और बी। ए में जो चीजें उत्पादित होती हैं, जो चीजें निर्माण कर जाती हैं, उसके उत्पादन में कोयले का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे पेट्रोलियम ईंधन का प्रयोग किया जाता है, या जो भी ऐसी चीजें प्रयोग की जाती है जो नवीकरणीय नहीं है। और यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि का। तो अब यहाँ पे जो लागत है नवीकरणीय ऊर्जा की, अभी वो तुलनात्मक रूप से अधिक है और इनकी जीवाश्म ईंधनों की तुलनात्मक रूप से कम है। तो इसी के बीच जो गैप आता है, इसी को कार्बन लीकेज कहते हैं। इसी कार्बन लीकेज को खत्म करने के लिए यूरोपीय यूनियन द्वारा ये कदम उठाया गया है। आइए जान लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो ये मैंने तो बता दिया। उसके बाद है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। परिचय। CBAM फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का एक घटक है जो वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कम से कम 55% की कटौती करके यूरोपीय जलवायु कानून का पालन करने की यूरोपीय संघ की रणनीति है। यानी इसके तहत 1990 के दशक में, 1990 के स्तर में जो गैस उत्सर्जन होती थी या कार्बन उत्सर्जन होती थी, उससे 55% कम उत्सर्जन करना है। कब तक? तो 2030 तक। CBAM नीति उपकरण है जिसका उद्देश्य सुनिश्चित करके कार्बन उत्सर्जन को कम करना है कि आयातित सामान यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित उत्पादों के समान कार्बन लागत के अधीन हो। यानी वही जो कार्बन लीकेज वाला मुद्दा मैंने बताया, उसी को लेकर के ये पॉइंट है कि अगर जो बाहर से चीजें आ रही हैं और जो यूरोपीय यूनियन में खुद बन रही हैं, उन दोनों के बीच कीमत की डिफरेंस ना हो, उत्पादन लागत में ज्यादा डिफरेंस ना हो। क्योंकि यूरोपीय यूनियन में जो चीजें उत्पादित होती हैं उस पर कार्बन लागत लगाई जाती है और बाहर से आयातित वस्तुओं पर नहीं लगाई जाती थी। तो इन दोनों के बीच जो है कीमत का डिफरेंस हो जाता था ज्यादा। इसी को भरने के लिए ये चीज लाई गई है। कार्यान्वयन इसका कैसे है, कौन करता है? CBAM को वार्षिक आधार पर आयातकों को यूरोपीय संघ में आयातित वस्तुओं की मात्रा के साथ साथ उनके निहित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की घोषणा करने पर लागू किया जाएगा। यानी यूरोपीय यूनियन में जो भी है, अब जो आयातक हैं यूरोपीय यूनियन के, जो भी आयात करते हैं सामान बाहर से, उनको ये तो बताना है कि कितनी मात्रा में आयात किया गया सामान। उसके साथ साथ ये भी बताना है कि उसके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना है, ये भी अब बताना पड़ेगा। और अगर उत्सर्जन ज्यादा हो जाता है तो इनको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, यूरोपीय यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम भत्ते के साप्ताहिक औसत नीलामी मूल्य प्रति टन यूरो CO2 उत्सर्जन पर आधारित होगा। यानी साप्ताहिक रूप से जितना उत्सर्जन कर रहे हैं आप, उसी की नीलामी होगी। और CO2 का जो कार्बन लागत होगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो लागत होगी, वो यूरो में नापी जाएगी प्रति टन। प्रति टन यूरो कितना रुपए, सॉरी रुपए नहीं, प्रति टन कितना यूरो पड़ रहा है उसी के बेस पर नापी जाएगी। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, पर्यावरण को सही रखा जाए। दूसरा है कि फेयर प्रैक्टिस व्यापार में किया जाए। CBAM सुनिश्चित करेगा कि इसके जलवायु लक्ष्य कार्बन गहन आयात के संकट में ना पड़े और शेष विश्व में स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित करे। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके का नियम लाया जाएगा तो अन्य देश को मजबूरी में अपने यहाँ पे जो उत्पादन होता है उनको स्वच्छ करना पड़ेगा, अन्यथा यूरोपियन यूनियन इसको स्वीकार ही नहीं करेगा, उस पर बहुत अधिक टैक्स लगा देगा, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और कोई फायदा होगा ही नहीं। इससे बेहतर है कि हम पहले से ही सुधार कर लें। हो सकता है कि वो सामान भी रिजेक्ट कर दे यूरोपियन यूनियन, इससे बेहतर है कि हम पहले से ही सुधार कर लें। थोड़ा सा यहाँ पे लागत ज्यादा पड़ेगी लेकिन आगे चलकर इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसका महत्व क्या है? तो ये गैर यूरोपीय संघ के देशों को और अधिक कड़े पर्यावरणीय नियमों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। जाहिर सी बात है, जब वो अपने यहाँ सुधार कर रहा है तो हमें अगर वहां पे कोई चीज आयात करनी है तो हमें भी अपने यहाँ सुधार करनी ही पड़ेगी, हमें क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो वो लेगा ही नहीं और हमारे निर्यात में गिरावट आ जाएगी, जिससे हमारे व्यापार पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये कंपनियों को पर्यावरणीय संबंधी कम सख्त नियम वाले देशों में स्थानांतरित होने से रोक सकता है। इसके पीछे वजह कि जैसे मान लीजिए कोई अन्य देश है, ये दो देश हैं ए और बी, ये मान लीजिए यूरोपियन यूनियन हो गया, ये कोई अन्य देश है। अब यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन के जो नियम है उतने टफ नहीं है, यहाँ पे पर्यावरण को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है या अभी पर्यावरण उतना ज्यादा खराब नहीं हुआ है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन अपने यहाँ तो महत्व दे ही रहा है ना। तो अब यहाँ पे कंपनियां, यहाँ से कंपनियां यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नियम कम सख्त है ए में। इसको रोकने के लिए हो सकता है जब यूरोपियन यूनियन इस तरीके के नियम बना दे तो अब आपको आयात करने के लिए भाई उसको उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, चेकिंग होगी ही आपके सामान की। तो आप चाहे जहाँ रहे, आपका कंपनी कहीं भी रहे, उसका सामान कहीं भी बनाए, चेकिंग तो करेगा यूरोपियन यूनियन। तो हो सकता है कि इस कंपनी ट्रांसफर को रोक दे। CBAM से उत्पन्न राजस्व का उपयोग यूरोपीय संघ की जलवायु नीतियों का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। यानी इससे जो भी राजस्व उत्पन्न होगा, जो भी पैसा मिलेगा,
उनके यहाँ का करेंसी है, उनके यहाँ की मुद्रा है यूरो। तो जो भी उसको प्राप्त होगा उसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो यूरोपीय संघ की जलवायु नीतियों का समर्थन करने के लिए उसका प्रयोग करेंगे। इससे अन्य देश भी हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित कर सकते हैं। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चूंकि भारत लौह, इस्पात और एल्युमिनियम जैसे उत्पादों का निर्यात करता है, तो इसके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है भारत के ऊपर, क्योंकि इनको अतिरिक्त जांच से गुजरना पड़ सकता है और हो सकता है कि भाई इसमें ज्यादा टैक्स लगाएं। भारत द्वारा यूरोपीय संघ को लौह, अयस्क और इस्पात का निर्यात किया जाता है। इन पर 19.8% से लेकर 52.7 पर, देख रहे हो, लगभग 50% तक तो टैक्स ही लगा दे रहे हैं यार। कार्बन कर लगाए जाने से व्यापार पर काफी प्रभाव होने की संभावना है। कार्बन तीव्रता और उच्च शुल्क, इसके तहत क्या, जैसे अभी भी हमारे यहाँ भारत में मैक्सिमम जो उत्पादन होता है विद्युत का या ऊर्जा का, वो कोयले का प्रयोग करके ही होता है। वो यूरोपीय यूनियन से कहीं अधिक है यार। हमारे यहाँ अभी तक 75% जो विद्युत बनाई जाती है वो कोयले का प्रयोग करके ही बनाया जाता है, और यूरोपीय संघ में ये 15% है, और वैश्विक स्तर पर ये 36% औसतन है। तो यार देख रहे हैं ना, अभी हमारे यहाँ 75% कोयले का प्रयोग किया जाता है विद्युत बनाने के लिए। जाहिर सी बात है कि जब उत्पादन करेंगे तो उसमें विद्युत का प्रयोग तो करेंगे ही ना, बिना उसके कहाँ करेंगे उत्पादन। तो इस तरीके से अभी भी हमारे यहाँ उच्च कार्बन लागत है, और जब ये यूरोपियन यूनियन में जाएगा तो वहाँ हमें अधिक टैक्स देना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है भाई, जब अधिक उत्पादन लगेगा, कार्बन अधिक उत्सर्जन हो रहा है, तो हमें टैक्स अधिक देना ही पड़ेगा। इस तरीके से हमारे निर्यात पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः लौह और इस्पात तथा एल्युमिनियम का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उत्सर्जन भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि उच्च उत्सर्जन के कारण यूरोपीय संघ को उच्च कर का भुगतान करना पड़ेगा। निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए भी खतरा माना जा रहा है इसे भारत द्वारा, क्योंकि प्रारंभ में तो कुछ वस्तुओं को प्रभावित करेगा, जैसे अभी कहा गया है कि स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सारी चीजों पे करेगा। लेकिन आगे चल के ये पेट्रोलियम उत्पाद पे भी कर सकता है, जैविक रसायन पे भी कर सकता है, फार्मा दवाओं पर भी कर सकता है। इन सारी चीजों पे भी आगे चल के इनको लागू किया जा सकता है। तो हम किस किस जगह इसको देखेंगे, कितना मैनेज करेंगे? एक्चुअली यार मिला जुला के होता है कि जो विकसित देश है ना, जो विकसित कंट्रीज है, ये देख नहीं पा रही है हमसे आगे बढ़ना। जब भी अपना तो कार्बन उत्सर्जन कर करके इन लोगों ने पर्यावरण पूरा खराब कर दिया, जब हमारी बारी आई तब इनका टैक्स आ रहा है, नियम आ रहा है, कानून आ रहा है, बहुत सारे सम्मेलन आ रहे हैं, तभी सारा सब याद आ रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पर्यावरणीय नियमों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए या पर्यावरण का क्षरण ऐसे छोड़ देना चाहिए, उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। पर्यावरण के प्रति कोई जिम्मेदारी बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा सिर्फ हमारे टाइम पे ये विकसित देशों की एक नीति होती है कि फला नियम ला करके, और विकासशील देश जो है उनको अभी ऐसे ही रखा जाए। सीबीएम के प्रभाव को कम करने के भारत द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो डिकार्बोनाइजेशन सिद्धांत। डिकार्बोनाइजेशन का मतलब है कार्बन उत्सर्जन में कमी, या साफ साफ कहें तो CO2 के उत्सर्जन में कमी करना। जैसे अभी भारत PLI, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम करके स्कीम चला रहा है। इसके तहत जो है उत्पादन में कुछ सहायता दी जा रही है भारत सरकार द्वारा, जिसके तहत स्वच्छ ऊर्जा हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा, इन सारी चीजों के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। कर कटौती के लिए यूरोपीय संघ के साथ समझौता वार्ता कर सकता है। भारत अभी भी यूरोपीय यूनियन से द्विपक्षीय व्यापार के तरीके से बात कर सकता है, द्विपक्षीय समझौता कर सकता है कि अभी भी हमारे यहाँ इतने सारे कोयले का प्रयोग हो रहा है, 75% लगभग, जिससे हमारी लागत बढ़ जाएगी, इससे हमारे व्यापार पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के भारत द्विपक्षीय समझौता कर सकता है, वार्ता कर सकता है, जिससे अंततः हो सकता है कि भारत को फायदा हो जाए। स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण, यानी ऐसे जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, नए जो भी टेक्नोलॉजी बन रही है जो स्वच्छ हैं, उनका हस्तांतरण करे, यूरोपीय यूनियन से कुछ ले, कुछ उनको दे, कुछ विकसित देशों से ले जो जिसका ये प्रयोग कर रहे हैं विकसित देश। हरित उत्पादन को प्रोत्साहन, हरित उत्पादन को प्रोत्साहन देना ही चाहिए। मान लीजिए अभी शुरुआत में ये थोड़ा सा महंगा पड़ रहा होगा, लेकिन आगे चल करके यही काम आने वाला है। अब जो भी विश्व परिदृश्य उसके अगेंस्ट तो हम जा करके काम कर नहीं सकते, तो आगे जितना भी काम आएगा हरित ऊर्जा ही काम आएगी। तो इस पे काम करना अभी से शुरू कर देना चाहिए भारत को। और ये जो यूरोपीय यूनियन का CBAM है, ये 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। तब तक हमें अपने स्तर पे कुछ सुधार कर लेना चाहिए, कुछ द्विपक्षीय वार्ता से सुधार कर लेना चाहिए यूरोपीय यूनियन से, कि टैक्स जो है थोड़ा सा भी कम लगाए स्टार्टिंग फेज में, या ऐसे कुछ बात करके हम काम चला सकते हैं अभी। और अपने स्तर पे तो सुधार करना ही चाहिए, पर्यावरण को ध्यान में रखना ही चाहिए। ये कुछ वन लाइनर है जो अक्सर स्टेट PCS या वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है, क्योंकि ये पहला तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सहायता करेगा IIT बॉम्बे। हैदराबाद में मेगा योग महोत्सव का आयोजन किया गया। एक्चुअली आप सभी को पता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो उसके पहले ही ये तैयारियां की जा रही हैं। तो हैदराबाद में मेगा योग महोत्सव मनाया गया। शराब पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी देने वाला आयरलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है।
जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। सौरव गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। नामदेव शिरगांवकर भारतीय ताइक्वांडो के अध्यक्ष बने। डॉक्टर के गोविंदराज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। टाइगर शार्क 40 अमेरिका और बांग्लादेश के बीच नौसेना ड्रिल अभ्यास है। नेक्स्ट आर्टिकल है क्लीन एनर्जी फंड्स राइज बट मोस्टली चाइना यूरोप यूएसए। ये जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। क्लीन एनर्जी में जो निवेश बढ़ा है उसकी बात की जा रही है। आइए देखते हैं इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी विश्व ऊर्जा एजेंसी द्वारा वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। पहला पॉइंट तो यहीं से इंपॉर्टेंट निकल जाता है कि ऊर्जा निवेश रिपोर्ट जो है 2023 को कौन जारी किया है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसके प्रमुख बिंदु क्या, तो हाल के वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश में वृद्धि हुई है, विशेषतः इलेक्ट्रिक व्हीकल तथा नवीकरणीय ऊर्जा में। यानी अभी जो क्लीन ऊर्जा है, स्वच्छ ऊर्जा है, स्वच्छ ऊर्जा से क्या मतलब है, जो जीवाश्म ईंधन से बनाए जाते हैं वो नहीं, जो नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा प्राप्त की जाती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है, उसको स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। तो ये रिपोर्ट बता रही है कि अभी हाल ही में उसमें वृद्धि हुई है, स्वच्छ ऊर्जा में जो निवेश किया जाता है। लेकिन खास करके किस किस क्षेत्र में तो हुई है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया और नवीकरणीय ऊर्जा, खास करके इस क्षेत्र में हुई है। निवेश विकसित अर्थव्यवस्था तथा चीन में संकेंद्रित है। विकसित अर्थव्यवस्था से क्या मतलब, यूएस से हो गया, यूरोप हो गया, चाइना हो गया। चाइना अभी हालांकि डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन विकसित में जो आता है यूएस से हो गया, यूरोप के देश हो गए, इन सारी चीजों को विकसित में गिना जाता है। उसके अलावा चीन में भी संकेंद्रित है। स्वच्छ ऊर्जा तकनीक की कीमतों में गिरावट पिछले 2 वर्षों में पुनः बढ़ी है। यानी जो अभी तकनीक में गिरावट आ रही थी स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी, ये पिछले 2 वर्ष में फिर से उसमें वृद्धि देखी गई है, ये रिपोर्ट ये बता रही है। रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था की वसूली ऊर्जा सुरक्षा के साथ द्वस्तरीय हो गई है। यानी जो कोविड-19 महामारी आई थी उसको उससे लेकर के रिकवर करना था, उसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा को भी देखना था, इसीलिए ये 2 स्तरीय कहा जा रहा है, यानी 2 लेवल पे लेकर के चला गया इस चीज को, जिसने स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को बढ़ाया है। यानी एक तो ऊर्जा सुरक्षा हो गया और एक कोविड-19 हो गया, इसकी वजह से स्वच्छ ऊर्जा में निवेश बढ़ा है। 2023 की रिपोर्ट 2021 से तुलना करने पर एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। हरित ऊर्जा में वार्षिक निवेश जीवाश्म ईंधन में वार्षिक निवेश के 15% के मुकाबले 24% हो गया है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हरित ऊर्जा में निवेश है वार्षिक रूप से और जो जीवाश्म ईंधन में निवेश है वार्षिक रूप से, उन दोनों के बीच डिफरेंस है। यानी हरित ऊर्जा वाला जो है वो 24% है, जीवाश्म ईंधन वाला जो है 15%। यानी हरित ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, ये रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट ने हाल ही के भू राजनीतिक मुद्दे का ऊर्जा क्षेत्र में पड़े प्रभाव पर भी प्रकाश डाला है। यानी अभी जो ये रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा है और इसके अलावा जो भी अन्य भू राजनीतिक पहलू हैं उसका भी जो इम्पैक्ट पड़ा है स्वच्छ ऊर्जा पर, उसके बारे में भी ये रिपोर्ट बताती है। दिलचस्प बात यह है कि तेल तथा गैस के लिए संघर्ष में अनजाने में इस स्थिति ने विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों को बढ़ाया है। यानी अभी ये जो तेल और गैस के लिए संघर्ष चल रहा है, ये जब रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ तो इन दोनों देशों द्वारा जो ये रसिया जो है, रूस जो तेल भेजता है देशों को, वहां से थोड़ी सी बंद हो गई थी तेल भेजना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तेल तथा गैस के लिए संघर्ष में अनजाने में स्थिति ने विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों को बढ़ावा दिया है। यानी अभी जो तेल और गैस के लिए संघर्ष चल रहा है, यानी जो कई देशों में तेल की कमी हो ये है वो है, उसको लेकर के जो इशू चल रहा था, तेल की कमी थी, गैस की कमी थी, क्यों, क्योंकि तो रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा है, तो वहां से आपूर्ति हो ही नहीं पा रही, इसलिए तेल और गैस के लिए संघर्ष चल रहा था। तो अब जाहिर सी बात है, अगर हमें नहीं मिल पाएगा तो हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा तो करना ही, हम रुकेंगे तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि अगर हमें तेल और गैस नहीं मिले तो हम बैठे रहेंगे साल भर, हम उसका कुछ अल्टरनेट देखेंगे। तो इसी वजह से अब उसका अल्टरनेट देखेंगे तो जाहिर सी बात है ये भी देखेंगे कि दोबारा से किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, उसको लेकर के हम अच्छे से चलें, किसी कंट्री के ऊपर फिर से डिपेंड ना हो जाए। तो उसके लिए जो है हम प्रयास करेंगे, तो कहाँ पे करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा में करेंगे, जाहिर सी बात है, स्वच्छ ऊर्जा में करेंगे, जैसे सोलर ऊर्जा हो गई, विंड एनर्जी हो गई, इन सारी चीजों में करेंगे। फिर से तेल और गैस पे क्यों ही करेंगे, ताकि फिर से दूसरे कंट्री पे हम डिपेंड हो जाए और फिर कोई दिक्कत हो तो फिर से हमारी ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो जाए, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। चार्ट 1, ये चार्ट आप देखेंगे अभी इसको। चार्ट 1 स्वच्छ ऊर्जा तथा जीवाश्म ईंधन में निवेश को बिलियन डॉलर में दर्शाता है। यानी स्वच्छ ऊर्जा में निवेश ये दर्शा रहा है और जीवाश्म ईंधन में जो निवेश हुआ है 2015 से लेकर के 2023 तक। 2023 जो है अनुमानित है क्योंकि अभी चल ही रहा है। ये क्लीन एनर्जी है ब्लू वाला और रेड वाला फॉसिल फ्यूल्स है, यानी जीवाश्म ईंधन है। तो आप देख सकते हैं 2015 में क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा जो है वो कम था, जीवाश्म ईंधन में निवेश ज्यादा था। फिर 2016 में बहुत थोड़ा सा ज्यादा हुआ, 2017 में थोड़ा सा, यहाँ पे 2018, फिर 2019 में वृद्धि हुई है स्वच्छ ऊर्जा में।
2020 में अच्छा खासा वृद्धि हुई है। यहाँ पे जीवाश्म ईंधन में इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। 2021 में भी वही हाल है, 22, 23, इन सब में जो देख रहे हैं आप, धीरे धीरे यहाँ से ग्राफ बढ़ता जा रहा है स्वच्छ ऊर्जा का, और फॉसिल फ्यूल वाला जो है, यानी जीवाश्म ईंधन वाला, उनका जो उसमें निवेश है वो लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। जीवाश्म ईंधन में निवेश धीमा हुआ है, वही जो अभी चार्ट 2 बता रहा है, तथा हाल के वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश लगातार बढ़ा है। ये चार्ट 2 देख करके आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप या तो इस पॉइंट को लिखिए, या तो इस चार्ट को बनाइए, या तो आप इस पॉइंट को लिखिए कि ऐसे हुआ है, और आप IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हवाला दीजिए कि इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है। या दूसरा पॉइंट ये है कि आप इसको बनाइए चार्ट को, और जब आप चार्ट बनाएंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा आंसर राइटिंग पे। इसको लेकर के अच्छे से चलेंगे और एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट डालेगा, और वो एक आध नंबर ज्यादा ही दे देगा। तो इस चार्ट को देख लीजिए। चार्ट बनाना, ये फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से। रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल ने इसमें प्रभुता बनाई हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र हैं, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल और नवीकरणीय ऊर्जा के अलावा जहां निवेश हुआ है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो बैटरी तकनीक, हीट पंप तथा परमाणु ऊर्जा, इन 3 क्षेत्रों में भी निवेश अच्छा खासा हुआ है। 2023 में कम उत्सर्जन वाले स्रोत में कुल निवेश का लगभग 90% विद्युत उत्पादन में खर्च होगा। यानी ये रिपोर्ट बता रही है कि जो 2023 है इसमें स्वच्छ ऊर्जा में जो निवेश होगा, या कम कार्बन उत्सर्जन वाले जो तकनीक है उसमें जो निवेश होगा, उसमें से 90% उसका निवेश विद्युत उत्पादन के लिए किया जाएगा। इन सब में सौर ऊर्जा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। यानी अभी जो निवेश मिल रहा है, या जो तकनीक बाहर आ रही है निकल करके, जो बढ़ती हुई तकनीक बाहर है, जो सौर ऊर्जा की तकनीक है, उसमें सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया सौर ऊर्जा ने। सौर ऊर्जा में निवेश $1 बिलियन प्रतिदिन होने की संभावना है, तथा पूरे वर्ष में $380 बिलियन होने की संभावना है। यानी ये रिपोर्ट बता रही है कि जो सौर ऊर्जा है उसमें प्रतिदिन लगभग $1 बिलियन खर्च होने की संभावना है। उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, और पूरे वर्ष में, यानी एक साल में लगभग $380 बिलियन इसमें खर्च होने की संभावना बताई गई है। ये चार्ट 2 है, इसको आप देखेंगे। वार्षिक स्वच्छ ऊर्जा निवेश 2015 से 2023 संभावित को दर्शाता है। यानी वार्षिक रूप से जो स्वच्छ ऊर्जा निवेश हुआ है कौन कौन से क्षेत्र में हुआ है, तो आप देख सकते हैं लो इमोशन फ्यूल्स जो है वो इस तरीके का है, बैटरी स्टोरेज ब्लू टाइप में है, थोड़ा सा न्यूक्लियर वाला जो है पीला टाइप वाला है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस किस तकनीक में कितना कितना निवेश हुआ है। यहाँ सबसे ज्यादा ये लाल वाला ही, तो ये क्या है? रिन्यूएबल पावर है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा है, उसमें सबसे ज्यादा निवेश किया जा रहा है। 2023 में भी यही हाल है, 22 में भी, किसमें भी, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद कौन सा है? तो एनर्जी एफिशिएंसी है, ये वाला। इस तरीके से आप चार्ट देखेंगे ध्यान से, और अगर आप चार्ट बनाते आंसर राइटिंग में एग्जाम में, चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, ये सारी चीज अगर आप बनाते तो उसका नेक्स्ट लेवल का इंपैक्ट पड़ता है। उससे आपको एग्जाम में 1-2 नंबर ज्यादा ही दे देता है, और उसका आपका आंसर राइटिंग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट बताती है कि 2021 से स्वच्छ ऊर्जा में निवेश का 90% एडवांस अर्थव्यवस्था तथा चीन में संकेंद्रित है। ये पॉइंट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि जो ये निवेश हो रहा है तो ये कौन से लोग कर रहे हैं? इसका 90%, लगभग 90% जो है एडवांस इकोनॉमी से, मतलब वही विकसित देश जैसे यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, उसके अलावा चीन, यानी चीन इसको भी अच्छे से लेकर के चल रहा है स्वच्छ ऊर्जा निवेश को भी। इन क्षेत्रों में निवेश ने शेष विश्व को संयुक्त रूप से मिलाकर पीछे छोड़ दिया है। यानी ये जो 90%, ये देख ही रहे हैं आप कि ये विकसित देश हो गया और चीन, ये लोग मिला करके 90% इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी बाकी का शेष विश्व जो है 10% मिला करके कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने जो है पूरे विश्व को पीछे छोड़ दिया है, मिला करके पूरा विश्व सिर्फ 10% कर रहा है, और बाकी का 90% यही लोग कर रहे हैं, विकसित अर्थव्यवस्था तथा चीन मिल करके। पर इसके अलावा भी अन्य क्षेत्र हैं जिन्होंने इसमें निवेश किया है, जैसे कि भारत ने सौर ऊर्जा में अपना भारी निवेश जारी रखा है, ब्राजील ने नवीकरणीय ऊर्जा में भी अपना निवेश जारी रखा है। निवेशक पश्चिम एशिया में निवेश के लिए तैयार हैं, खास करके सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान आदि। यानी जो ये स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करने के इच्छुक लोग हैं वो कहाँ का निवेश करने के लिए तैयार हैं? तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान आदि जगहों पे निवेश करने के लिए तैयार हैं। इसमें प्रमुख रुकावट या मुद्दे क्या क्या आ सकते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार जो बताया गया है? उच्च ब्याज दर, अस्पष्ट नीतियां, बाजार तथा पूंजी निर्माण की अधिक लागत। यानी अगर जो स्वच्छ ऊर्जा में निवेश किया जा रहा है उसमें रुकावट क्या क्या आ सकती है? तो उच्च ब्याज दर हो गया, अस्पष्ट नीतियां हो गई, बाजार हो गया तथा पूंजी निर्माण की अधिक लागत। ये 3-4 चीजें हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से जो स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को बाधित कर सकती हैं। 4-3 कुछ चुने हुए देशों में स्वच्छ ऊर्जा में बढ़ते वार्षिक निवेश को 2019 से 2023 के लिए, यहाँ पे 2023 जो है वो भी संभावित है, के लिए दर्शाता है। तो कौन सबसे ज्यादा कर रहा है? चाइना सबसे ज्यादा कर रहा है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट कर रहा है, जापान कर रहा है, उसके बाद इंडिया कर रहा है। यानी 5वें नंबर पे हम है, पहले नंबर पर जो है चाइना है,
उसके बाद कौन है? अफ्रीका है, ब्राजील है, वेस्ट एशिया है, इंडोनेशिया है, रसिया है। रसिया तो काफी कम कर रहा है यार। हम लोग जो कितना कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इतना, ये चाइना जो है सबसे ज्यादा कर रहा है, 170 मिलियन से भी ज्यादा कर रहा है ये चाइना। लगातार मूल्य गिरावट के ट्रेंड के अलावा 2021-22 में स्वच्छ ऊर्जा तकनीक में कुछ मूल्य वृद्धि हुई है। यानी अब पहले जो है लगातार स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के मूल्यों में कमी होती जा रही थी, यानी सस्ता होता जा रहा था स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ा जो भी तकनीक है। लेकिन 2021-22 में इसमें फिर से जो है मूल्य में वृद्धि हो गई, यानी फिर से महंगी होगी तकनीकें, जो कि महत्वपूर्ण खनिज, अर्धचालक, स्टील तथा सीमेंट की लागत मूल्य में वृद्धि के कारण हुई है। तो ये वृद्धि क्यों हुई थी? तो वही वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 2021-22 में जो वृद्धि हुई है स्वच्छ ऊर्जा की तकनीक में क्यों हुई है। तो महत्वपूर्ण खनिजों की हो गया, अर्धचालक हो गया, स्टील हो गया तथा सीमेंट, इनकी लागत में वृद्धि हुई, तो इस वजह से तकनीक में भी वृद्धि होगी। चार्ट चार चुने हुए तकनीकों के औसत मूल्य को दर्शाता है, जो कि प्रति किलोवाट घंटा को डॉलर तथा प्रति मेगावाट को डॉलर मिलियन में दर्शाता है। ये आप देख सकते हैं। सोलर पैनल्स की कीमत हो गई यहाँ पे, जैसा कि दिखाया जा रहा है, लगातार डिप हो रही थी 2019-20 तक। उसका हल्का सा यहाँ पे ये फ्लैट हुआ है, लेकिन ये जो देखिए आप थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा है। यहाँ पे भी थोड़ी सी वृद्धि दिखाई जा रही है। स्टोरेज बैटरीज है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बैटरीज है, यानी थोड़ा सा 2021-22 में आप देखेंगे कि मूल्य में वृद्धि हुई है। ये जान लेते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या है? तो स्थापना 1974 में हुई थी। 1973 का जो तेल संकट था विश्व का, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी, ताकि अब ऊर्जा के क्षेत्र में इस तरीके के संकट ना हो और नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के चला जा सके। यार जबान कभी कभी फंस जाती है करके। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। सदस्य 30 देश। नोट, इसका सदस्य बनने के लिए ओईसीडी का सदस्य होना कंपलसरी है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। हो सकता है स्टेटमेंट में दे करके पूछ दे और हमें लगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर इसका सदस्य बनना है आईईए का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, तो इसके लिए हमें ओईसीडी का सदस्य होना कंपलसरी है। और परंतु सभी ओईसीडी सदस्य इसके सदस्य नहीं है, यानी जो ओईसीडी में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, यानी जो इसके सदस्य हैं सभी, तो वो सभी इसके सदस्य नहीं है आईईए के। लेकिन अगर आपको आईईए का सदस्य बनना है तो इसके लिए ओईसीडी का सदस्य होना कंपलसरी है। इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो वैश्विक ऊर्जा और CO2 स्थिति रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स।